हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक में जो हमने उत्पादन तथा लागत चैप्टर शुरू करा था उसका पार्ट 3। आज है हमारा टॉपिक पैमाने का प्रतिफल। ये आईएमपी है, बोर्ड एग्जाम में आता है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार आता है। इसमें से एक दो अवस्थाएं आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले हम पैमाने के प्रतिफल का अर्थ समझेंगे। क्या होता है पैमाने के प्रतिफल का अर्थ? उत्पादन के साधन में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि किस अनुपात में होती है, मतलब कितनी वृद्धि होती है वो हम चेक करते हैं। सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको कल समझाया था। उत्पादन फलन दो चीज़ों में संबंध बताता है, एक तो साधन और एक उत्पादन। साधन यानी सामान को बनाने में जो आप चीज़ें लगाते हैं वो साधन होते हैं, और उत्पादन क्या होता है? जो बन के निकलता है, आउटपुट निकलता है, उसे हम कहते हैं उत्पादन। तो अगर उत्पादन के साधन में कितनी वृद्धि की जाए उसके फलस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी, इसको हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमने श्रमिक हमारे क्या होते हैं? श्रम जो होता है हमारा उत्पादन का साधन है, मैंने आपको कल बताया था। तो श्रम में आप अगर मतलब आप मजदूरों को बढ़ाएंगे, मान लेते हैं कि पहले आपके यहाँ मजदूर 2 मजदूर काम करते थे और अब आपने उसे बढ़ा दिया और कितना कर दिया? कम से कम 5 मजदूर कर दिए। 2 मजदूर मिलके जो काम पूरा करते थे, मान लेते हैं कि खिलौने बना रहे हैं तो 100 खिलौने बना रहे थे 2 मजदूर मिलकर। हम इसको 2 नहीं, हम इसे 4 कर देते हैं अभी फिलहाल में। तो 2 मजदूर मिलकर 100 खिलौने बना रहे थे, आपने मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया, 2 और प्लस कर दिए। तो अब वो कितने बनाएंगे? 200 खिलौने बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसी के संबंध को कहते हैं हम पैमाने का प्रतिफल। आप ये उदाहरण भी लिख सकते हैं कि उत्पादन के साधन में वृद्धि करने पर उत्पादन में वृद्धि किस अनुपात में होती है, उसे हम कहते हैं पैमाने का प्रतिफल। और ये आप उदाहरण लिख सकते हैं कि अगर पहले श्रमिक की संख्या 2 थी और वो 2 श्रमिक मिलकर 100 खिलौने बनाते थे, अब श्रमिक की संख्या में 2 और वृद्धि कर दी जाए तो वो कितने खिलौने बनाएंगे? 200। इसी में संबंध बताना क्या कहलाता है? पैमाने का प्रतिफल। और ये मैंने आपको समझाया था पैमाने का प्रतिफल कब लागू होता है। तो पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होता है। अब हम समझते हैं पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं। पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती है: पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था और पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। तो इनके मीनिंग एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले बढ़ते प्रतिफल को समझते हैं। 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक तो साधन और एक दूसरा हमें क्या याद रखना है? उत्पादन। इसमें हम संबंध बताएंगे। ठीक है, तो उत्पादन के साधन में जितनी आप वृद्धि करो उससे ज़्यादा वृद्धि किस में हो जाए? उत्पादन में। ध्यान समझना, उत्पादन के साधन में वृद्धि के अनुपात से उत्पादन में वृद्धि अधिक होती है, यानी ज़्यादा होती है। यही इसमें लिखा हुआ है बढ़ते हुए, यानी आप साधन में जितनी वृद्धि करो उससे ज़्यादा आपके उत्पादन में वृद्धि हो जाए, उसे हम कहते हैं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। इसको समझते हैं कि अभी हमने समझा था कि 2 श्रमिक काम कर रहे हैं और कितने खिलौने बना रहे हैं? 100 खिलौने बना रहे हैं। ठीक है, अब आपने मान लेते हैं कि श्रमिक को कितना कर दिया? 4। तो अब वो डबल नहीं, पहले 100 बनाते थे ना, तो अब वो कितने बना देंगे? आपके 4 श्रमिक मिलकर 250 खिलौने पूरे कर रहे हैं। तो देखिए, आपने श्रमिक को तो डबल करा, लेकिन जो इसमें आपने 50% बढ़ाया है, तो यहाँ पर जो आपका उत्पादन है वो कितना परसेंट बढ़ गया? लगभग 60%। मतलब आप इसमें 50% वृद्धि कर रहे हैं साधन में, तो आपका जो उत्पादन है वो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 60% या ज़्यादा बढ़ता हुआ प्रतिफल। इसे ही कहते हैं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम। उत्पादन के साधन में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अधिक मात्रा में वृद्धि होना क्या कहलाता है? पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। अब हम समझते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। स्थिर मतलब फिक्स, समान। उत्पादन के साधन में वृद्धि के समान अनुपात में उत्पादन में वृद्धि, मतलब जितना आप साधन बढ़ाएंगे उतना ही आपका क्या बढ़ जाएगा? उत्पादन। दोनों सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर आप श्रमिक को 50% बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी कितना बढ़ रहा है? 50%। दोनों का अनुपात कैसा है? सेम है। उसे हम कहते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था। ये वाला उदाहरण आप लिख सकते हैं कि 2 श्रमिक थे, 100 खिलौने बना रहे थे, आप अपने श्रमिक को डबल कर दिया, तो आपके जो काम है उत्पादन है वो भी कितना हो गया? डबल हो गया। 100 था, अब कितना हो गया? 200। इसी को कहते हैं हम स्थिर पैमाने का प्रतिफल। ये आप उदाहरण जब लिखकर आते हैं तो उसके ज़्यादा आपको नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। उत्पादन के साधन में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में वृद्धि कम हो। अभी हमने इसको बढ़ते प्रतिफल में समझा था कि उत्पादन ज़्यादा हो रहा था। अब यहाँ पर हमें घटते प्रतिफल में बताना है कि आप साधन में जितनी वृद्धि करो उत्पादन में वृद्धि क्या हो जाती है? कम। जैसे हम समझते हैं कि वापस वही कि 2 मजदूर 2 श्रमिक मिलकर 100 खिलौने बना रहे थे, अब आपने श्रमिक की संख्या वापस से कितनी कर दी? 4। तो उत्पादन कितना होना चाहिए था? 200, लेकिन 200 नहीं हो रहा है। आपका उत्पादन कितना हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 150 हो रहा है। 150 खिलौने बन रहे हैं
आपके यहाँ पर, तो आपने इसको 50% बढ़ाया था, लेकिन जो उत्पादन है वो आपका लगभग 40% के करीब बढ़ा है। तो इसमें देखिए आप साधन में आपने वृद्धि ज़्यादा करी है और जो उत्पादन है उसमें वृद्धि कम हुई है। इसे हम कहते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। तो ये हमने सारी की सारी अवस्थाएं पढ़ी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के लागू होने के कारण, तो कब लागू होता है, तो देखिए उत्पादन हमें बताना है कि उत्पादन कब कब ज़्यादा होता है। तो सिंपल है कि जब श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि, यानी हमारे श्रमिक है यानी जो मजदूर है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तब हमारी पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था लागू होती है। क्योंकि अगर श्रमिक अच्छा काम करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, और यही है बढ़ते प्रतिफल का नियम। एक है श्रेष्ठ मशीन का उपयोग, मतलब हम जो साधन यूज़ कर रहे हैं, मशीन का किस्म, उनकी किस्म कैसी हो, अच्छी, वो ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो जब भी क्या है लागू होता है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम। ठीक है, ये आपके पूरे आप उदाहरण सहित ये खिलौने वाला उदाहरण आप लिखिएगा, और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको डबल से आपको समझाऊंगी। अब इसका एक सारणी में मैंने इन तीनों चीज़ों को लिया है। देखिए उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है उत्पादन के साधन में वृद्धि, फिर उत्पादन में वृद्धि, और यहाँ पर हम उसकी अवस्थाएं। देखिए उत्पादन के साधन में अगर आप 20% वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में कितने % वृद्धि होती है, 25। यहाँ पर 20 था और ये देखो बढ़ रहा है, यहाँ पर 20 है तो ये कितना हो रहा है, 25%। तो इसे हम कहते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। फिर देखिए अगर उत्पादन के साधन में आप 20% वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में भी कितने वृद्धि होती है, 20। दोनों कैसे हैं, समान। इसे हम कहते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल। और देखिए वापिस उत्पादन में अगर आप 20% वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है, 10%, कम हो रही है। इसे हम कहते हैं घटते पैमाने का प्रतिफल। तो ये आपका पूरा इसका मीनिंग भी हो गया और इसके उदाहरण सहित हमने ये समझ भी लिया। नेक्स्ट हम इसका एक ग्राफ समझेंगे। इस ग्राफ में मैंने देखिए ये शो करा, अगर आप ये बनाकर आते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक तरफ श्रम लिख देना है, दूसरी तरफ हम लिख देंगे पूंजी। अब इसको समझिए, मैंने यहाँ अलग अलग कलर से ये तीनों पैमाने के प्रतिफल बताए हैं। देखिए यहाँ बीच में डिस्टेंस पर आपको फोकस करना है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है बीच में, इसमें आपको फोकस करना है। देखिए सबसे पहले एक लाइन हमने ड्रॉ करी, फिर उससे डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम होता जाएगा, यहाँ पर एक, और फिर यहाँ पर देखिए इनका डिस्टेंस, इस अवस्था को हम कहते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं तीन, दोनों जो बीच में गैप है वो तीनों में कैसी है, बराबर। इसमें भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। इसे हम कहते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल। उसके बाद यहाँ पर गैप देखिए आप बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ, इसे ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसे हम कहते हैं घटते पैमाने का प्रतिफल। देखिए यहाँ पर कम है, फिर थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर थोड़ी ज़्यादा हुई, इसे हम कहेंगे घटते पैमाने का प्रतिफल। तो ये आपकी सारी की सारी अवस्थाएं विद ग्राफ हो गई है। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना चाहते हैं तो वो जो खिलौने वाला उदाहरण बताया है वो एग्जाम में ज़रूर लिख कर आइएगा, क्योंकि उदाहरण कोई भी नहीं लिखता। अगर आप लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा।